30 सितंबर 2025। दोस्तों 30 सितंबर 2025 वो डेट है जहां आपको अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। और आई थिंक वो एक डिसीजन आपका एक फाइनल डिसीजन रहने वाला है। पर वो डिसीजन फाइनल होगा या प्री फाइनल, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम ऑप्ट करते हैं, एनपीएस या यूपीएस। एक आदमी की लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट तक वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाना चाहता है। और अगर फ्री नहीं भी हो पा रहा है तो रिटायरमेंट पर जो एक बहुत मोटा एक अमाउंट कह सकते हैं आप, कॉर्पस जिसे हम बोलते हैं, उससे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्लान कर सकता है। तो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है दोस्तों, क्योंकि आपको इस वीडियो को 5 मिनट ज़रूर देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके इस एक डिसीजन पर आपकी और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ डिपेंड करने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि 30 सितंबर 2025 जो एक डेडलाइन है, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, एनपीएस और यूपीएस में से चूज़ करने की, उस टाइम तक करना क्या है, चूज़ कैसे करना है इन दोनों स्कीम्स के बीच में, और अगर आपको यूपीएस लेनी है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल रिटायर श्योर में, जहां हम लोग बात करते हैं आपकी जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 30 सितंबर 2025 से पहले करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको जो करना है वो इसी डेट को करना है। कौन सी? 30 सितंबर 2025। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए अब हमें नहीं पता कि सरकार इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने वाली है या नहीं करने वाली है। अगर कर देगी इस ईयर एंड तक, हो सकता है गवर्नमेंट इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दे 31 दिसंबर तक, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग के पास और टाइम होगा और सोचने का। बट आई थिंक अभी तक आपके लिए एक इनफ टाइम था। 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों स्कीम्स के बीच में और आपके लिए कौन सी स्कीम सही है ना। बट मान लीजिए सरकार डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करती है, क्योंकि पिछली डेडलाइन 30 जून की थी, तो उससे 10-15 दिन पहले सरकार ने एक्सटेंड कर दी थी। लेकिन आज 28 सितंबर को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है डेडलाइन को एक्सटेंड करने का। मान लीजिए नहीं करती है तो आपको 30 सितंबर तक वेट करिए। हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको यूपीएस को के बारे में देखने को मिले, हो सकता है कोई और सरकार इस स्कीम को बेहतर करने की कोई और प्रयास करे। बट अगर नहीं भी करती है तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको यूपीएस लेनी ही है, तो 30 सितंबर को 6-7 बजे, क्योंकि यह प्रोसेस मात्र 2 से 3 मिनट का है, तो ट्यूसडे का दिन है, ऑफिस वर्किंग डे है, तो ऑफिस में कह लीजिए जाने से पहले आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तब तक वेट करिए, हो सकता है सरकार उसी दिन डेडलाइन को एक्सटेंड कर दे। दूसरा क्वेश्चन, चूज़ कैसे करना है एनपीएस और यूपीएस के बीच में। वैसे तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बहुत ही क्विकली अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या मेजर डिफरेंस है एनपीएस और यूपीएस में। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस की। आप ये एम्प्लॉय हर मंथ अपना 10% कॉन्ट्रीब्यूशन डालता है एक कॉर्पस में, और उसी कॉर्पस में गवर्नमेंट का कितना 14% कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, तो टोटल 24% कॉन्ट्रीब्यूशन एक सिंगल कॉर्पस में जमा होता रहता है। ठीक है, और वो कॉर्पस, एनपीएस की बात हो रही है ना, वो कॉर्पस कहाँ? इक्विटी में और बॉन्ड्स में लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका पैसा ग्रो होगा। ठीक है, बॉन्ड्स एक सेफर ऑप्शन है, इक्विटी थोड़ा सा एक रिस्कियर ऑप्शन है, बट आपका ज़्यादातर पैसा, मान लीजिए 80-85% पैसा आपका बॉन्ड्स में ही लगता है, जो एक सेफ ऑप्शन है। फिर होता क्या है, अब जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आया, ठीक है, तो वो कॉर्पस एक बड़ा हो चुका होगा, काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, है ना। अब उस कॉर्पस में आप क्या कर सकते हैं, 60% तो तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, जितना भी वो कॉर्पस होगा। मान के चलिए 1 करोड़ का कॉर्पस है, वैसे तो बहुत ज़्यादा ही होगा, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ, ये 1 करोड़ का कॉर्पस आपका बन गया है। ठीक है, अब 60 लाख तो आप तुरंत निकाल सकते हैं लमसम टैक्स फ्री, और जो बचा 40% है, मतलब 40 लाख जो बचा आपका, अगर हम 1 करोड़ के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो उससे आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, और आपकी पेंशन डिपेंड करेगी कि आपने जो एन्युटी परचेज करी उस पर आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि ये जो कॉर्पस कितना होगा ये अभी आप नहीं बता सकते। अभी आप सिर्फ एक एस्टिमेशन ले सकते हैं कि कितना ग्रोथ आ सकता है शेयर मार्केट में, कितना ग्रोथ आ सकता है बॉन्ड्स में। तो एक एक्सपेक्टेड कॉर्पस मेरा इतना होगा, उसका 60% मैं विड्रॉ कर सकता हूं, और बाकी 40% से मेरी बनेगी पेंशन। और उस पेंशन पे किस पे डिपेंड कर रही है, वो रेट ऑफ रिटर्न पे। मैं आज नहीं बता सकता कि 30 साल बाद या 25 साल बाद क्या रेट ऑफ रिटर्न होने वाला है उस एन्युटी का। आज मुझे पता है वो लगभग 6 से 7% के बीच में वेरी कर रहा है ना, लगभग एफडी वाले रेट्स पर। बट 30 साल बाद क्या मैं बता सकता हूँ? जी नहीं। तो यहाँ बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड आपको
पेंशन मिलेगी आप अभी से नहीं बता सकते, हाँ एक कैलकुलेटेड अजम्पशन ज़रूर आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस में क्या रहता है कि एम्प्लॉय का 10% पैसा एक इंडिविजुअल कॉर्पस में जाता है और सरकार का भी 10% पैसा उसी इंडिविजुअल कॉर्पस में जाता है, तो टोटल 20% पैसा तो एक सिंगल इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा होता रहता है। और सरकार क्या कहती है कि 8.5% एक्स्ट्रा, मतलब 10 + 8.5%, 10 तो आपका इस वाले कॉर्पस में गया, तो जो 8.5% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एक पूल्ड कॉर्पस में डालती रहती है, जिस पूल्ड कॉर्पस पर एम्प्लॉय का कोई भी हक नहीं है। ठीक है, ये पैसा सरकार सिर्फ तब यूज़ करेगी अगर वो आपको एश्योर्ड पेंशन देने में नाकामयाब रहे, बट इस पैसे का आपको डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो एनपीएस में वो 24% पैसा था, यहाँ कितना है 20% पैसा। ये पैसा भी कहाँ लग रहा है, इक्विटी और बॉन्ड्स में लग रहा है। अब पेंशन कैसे बनेगी और आपको कॉर्पस कितना मिलेगा, वहाँ तो उस कॉर्पस का डायरेक्टली 60% आप निकाल रहे थे और बाकी 40% से पेंशन बन रही थी। यहाँ पर क्या होगा, उस जो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा जमा है उसका डायरेक्टली 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा एक लमसम पे आउट का भी प्रोविजन है यूपीएस में, जहाँ आप ये मानकर चलिए कि अगर आपकी 30 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है तो लगभग 6 मंथ्स का पैसा आपको एक लमसम पे आउट के रूप में एडिशनल मिलेगा इस 60% विड्रॉल से। और बाकी जो 40% बच गया बैलेंस कॉर्पस, उस पर भी आपका कोई हक नहीं होगा। ठीक है, हक डायरेक्टली कैसे नहीं होगा, अब जो 40% पैसा आपका बैलेंस कॉर्पस में बचा और जो 8.5% पूल्ड कॉर्पस है, इससे सरकार आपको क्या करेगी, एक मिनिमम एश्योर्ड पेंशन देगी और उस पर डीए भी देगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपकी लास्ट बेसिक सैलरी 1 लाख है, ठीक है, तो यूपीएस में हिसाब से आपको मिलना चाहिए था उसका 50% पैसा, मतलब 50,000 आपकी पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने 60% विड्रॉ कर लिया, जैसा कि आपने करा होगा, ठीक है, तो आपको उस 50% का 60% कम पेंशन मिलेगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो अगर आपने 60% पैसा विड्रॉ किया है तो 50,000 की जगह अब आपको 20,000 ही पेंशन मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? तो ये बहुत ही क्विकली मैंने आपका एक रिकैप करा दिया कि एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि अगर आपको शिफ्ट करना है एनपीएस से यूपीएस में, जैसा कि मैंने बताया वो मात्र 2 से 3 मिनट का ही एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। पर ध्यान रखना कि आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप ये ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन जो एक A2 ऑप्शन फॉर्म है वो अपने डीडीओ को भरकर दे दीजिए। तो ऑनलाइन ये प्रोसीजर कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसका पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है। चिंता मत करिए, ये PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और एक इस तरह की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला रजिस्टर फॉर यूपीएस, दूसरा एनपीएस टू यूपीएस माइग्रेशन और तीसरा क्लेम एग्जिट वाला। तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। किस पर करना है? एनपीएस टू यूपीएस माइग्रेशन पर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। इस तरह की विंडो में आपको यहाँ पर ये देखिए लिखा है ना, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर जो होता है आपका एनपीएस वाला, वो यहाँ पर डाल देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और आप वो ओटीपी कैसे चाहते हैं। अब एनपीएस में जब आपने ऑप्ट किया होगा अपने ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो वहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया होगा एनपीएस की वेबसाइट पर, ठीक है, और अपना ईमेल आईडी भी दिया होगा। तो अगर आप ओटीपी एसएमएस में लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल पर लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। अगर आप वो ओटीपी ईमेल पर लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। मोस्टली लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आई थिंक एसएमएस पर आप क्लिक करिएगा। इस कैप्चा होगा, इसका आंसर करिएगा, वेरीफाई पैन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को अगली विंडो में डाल दीजिए, फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना है। उसके बाद ये विंडो दिखेगी, ठीक है, आपका नाम दिखेगा आपको यहाँ, आपके अगर मतलब आपके फादर या किसी जिसका नाम होगा, जिस आपने रजिस्टर कराया उनका नाम दिखेगा, आपका पैन नंबर दिखेगा, यहाँ डेट दिखेगी, आपका नाम दिखेगा। यहाँ आपको क्लिक करना है आई हैव एक्सेप्टेड द अबव मेंशन्ड एनपीएस टू यूपीएस माइग्रेशन डिक्लेरेशन और फिर प्रोसीड टू ई साइन। ई साइन आपका आधार के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते ही एक ऐसी विंडो आपको दिखेगी, ठीक है।
इस विंडो में आपको यहाँ अपना आधार नंबर डाल देना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह की एक विंडो दिखेगी जहाँ लिखा होगा कि NPS टू UPS माइग्रेशन रिक्वेस्ट इनिशिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ आपका पैन नंबर, आपका नाम, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, और ये एक डाउनलोड ई-साइंड माइग्रेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये 2 से 3 मिनट का मात्र एक प्रोसेस है। सिर्फ इतना कर देने से आप NPS से UPS में स्विच हो जाएंगे। तो मेरी मानिए तो 30 सितंबर तक वेट करिए। शाम को ऑफिस में जाने से पहले अगर आप मन बना चुके हैं कि आपके लिए UPS ठीक है, तो ये 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है, करके चले जाइएगा। और एक बात आई थिंक आप सबको पता होगी कि आपके पास एक वन टाइम सिंगल स्विच ऑप्शन है कि अगर आपने अभी UPS को ऑप्ट कर लिया है तो अपने रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक आप एक बार NPS में स्विच हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपने UPS में स्विच नहीं करा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप हमेशा और हमेशा के लिए NPS में ही रहेंगे। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अगर आप लोगों को भी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको NPS और UPS में कोई भी क्लैरिटी नहीं है या कोई भी इशू है तो मेरे चैनल पर विजिट करके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। मात्र 3 से 4 वीडियोस को देखने पर ही आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।